हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, जिसमें हमने लॉ ऑफ सप्लाई या पूर्ति के नियम के कुछ अपवाद देखे थे और उन अपवादों में लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं होता है, यह भी हमने देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन। एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, पूर्ति का विस्तार क्या है और पूर्ति का संकुचन क्या होता है, इसे भी हम समझेंगे। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई, पूर्ति में वृद्धि क्या होती है और पूर्ति में कमी कैसे होती है, इसे भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इन सब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चेंज इन सप्लाई इज मेनली ड्यू टू टू रीजन्स, सप्लाई में जो परिवर्तन होता है वह 2 रीजन से होता है। नंबर 1 आपका चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, जब आपकी सप्लाई की मात्रा में परिवर्तन हो तो उसके कारण चेंज इन सप्लाई होगा। और नंबर 2 चेंज इन सप्लाई, जब पूर्ति में ही परिवर्तन हो तो वह भी आपकी सप्लाई इन चेंज, उसका सेकेंड रीजन होगा। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई, तो चलिए यहाँ पर हम दोनों चीज़ों को समझ लेते हैं कि सप्लाई की मात्रा में परिवर्तन क्या है और सप्लाई में परिवर्तन क्या है। इन कॉमन लैंग्वेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई आर कंसिडर्ड टू बी सिनोनिमस इन फैक्ट बोथ दीज वर्ड्स हैव अ literally different meaning. Change in quantity supplied refer to expansion and contraction of supply, movement along the supply curve, and change in supply refers to increase or decrease in supply, shifting of the supply कर्व है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉमन लैंग्वेज में ऐसा लग रहा है कि दोनों वर्ड्स कैसे हैं, सेम देख रहे हैं, लग ही रहा है कि भाई सप्लाई क्वांटिटी मतलब पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन, देखने में तो दोनों कॉमन ही लग रहा है, दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन नहीं, इन दोनों में क्या है, बहुत ही डिफरेंट है, अंतर है। तो क्या अंतर है वो देख लेते हैं। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड रिफर करता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को। जब हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड की बात करेंगे मतलब पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन की बात करेंगे, तब हम वहाँ पर देखेंगे पूर्ति का विस्तार क्या है और पूर्ति का संकुचन क्या होता है। और जब हम बात करेंगे चेंज इन सप्लाई की, जब पूर्ति में परिवर्तन की बात करेंगे तो वो रिफर करता है इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। तो हम यहाँ पर बात करेंगे पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी क्या होती है। और जब डायग्राम को देखेंगे, किस डायग्राम को, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड वाले डायग्राम्स को देखेंगे, तो वहाँ पर देखेंगे कि जो सप्लाई कर्व होता है वो मूवमेंट करेगा, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूवमेंट करेगा। लेकिन जब बात चेंज इन सप्लाई की होगी तो वहाँ देखेंगे कि जो सप्लाई कर्व होता है वह शिफ्ट हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। चलिए इसे देख लेते हैं। एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, तो अब हम यहाँ समझ लेते हैं कि पूर्ति में विस्तार तथा संकुचन क्या है। प्राइस is the most important factor among the factors which affect supply, तो यहाँ पर बताया गया है आपका कि जो प्राइस होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। कैसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, सप्लाई को अफेक्ट करने में, मतलब कि पूर्ति को अफेक्ट करने के लिए प्राइस सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इसे हम पहले भी समझ चुके हैं कि प्राइस जब डिक्रीज होती है तो सप्लाई भी डिक्रीज होती है, प्राइस इंक्रीज होती है तो सप्लाई भी इंक्रीज होती है ना। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस, जो सप्लाई को प्रभावित करता है। When other things remain constant and there is change only in the price, then there is change, i.e. expansion or contraction in quantity supplied. तो अन्य बातें कैसी रहें, अन्य बातें यथास्थिर रहें, अन्य बातों में कोई परिवर्तन ना हो। परिवर्तन किस में बस हो रहा है, मतलब चेंज किस में आ रहा है, सिर्फ प्राइस में चेंज आ रहा है। तो प्राइस में चेंज होने के कारण आपकी सप्लाई में जो चेंजिंग आ रही है तो उसे एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन कहा जाता है।
In case of expansion or contraction in supply, movement of the seller of the goods takes place on the same कर्व। तो एक्सपेंशन और जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मतलब पूर्ति का जो विस्तार होता है और पूर्ति का जो संकुचन हुआ करता है वह एक सेम कर्व पर ही होता है। मतलब आप जब डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि आपके सेम कर्व पर ही मूवमेंट हो रहा है, मतलब एक्सपेंशन भी हो रहा है और कंट्रैक्शन भी हो रहा है, तो सेम कर्व पर उसका मूवमेंट देखा जाएगा। एक्सपेंशन इन सप्लाई। अब हम समझ लेते हैं कि पूर्ति में विस्तार क्या है। इन केस ऑफ इंक्रीज इन प्राइस, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द सप्लाई कर्व ऑफ द सेलर शोस एक्सपेंशन इन सप्लाई। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पूर्ति में विस्तार है वो कब होगा। पूर्ति में विस्तार कब होगा? इंक्रीज इन प्राइस। यदि आपकी प्राइस इंक्रीज हो रही है तो उससे सिंपल सी बात है ना कि प्राइस की इंक्रीज होने पर सप्लाई भी इंक्रीज होगी, मतलब आपकी प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी। अब जब सप्लाई बढ़ेगी प्राइस के बढ़ने से, तो आप जब कर्व बनाएंगे, जो सप्लाई कर्व बनाएंगे, तो वो कैसा कर्व बनेगा? अपवर्ड होगा, है ना, ऊपर चढ़ता हुआ होगा। तो उसका मूवमेंट कैसा होगा? अपवर्ड होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक्सपेंशन इन सप्लाई में आपका सप्लाई कर्व जो होगा वो अपवर्ड मूवमेंट करेगा, ऊपर चढ़ता हुआ होगा। इसे हम एक टेबल से समझ लेते हैं। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, यहाँ प्राइस दिया हुआ है इन रुपीस में और क्वांटिटी दी हुई है। मान लीजिए प्राइस आपकी कितनी है? 2 रुपीस, है ना। यदि प्राइस 2 रुपीस है और क्वांटिटी कितनी सप्लाई की जा रही है? 5 यूनिट से सप्लाई की जा रही है। मतलब जो यूनिट्स हैं, जो इकाइयाँ हैं, वो कितनी इकाई में? 5 यूनिट से मार्केट में सप्लाई की जा रही है। अब देखिए प्राइस बढ़ गया, प्राइस 2 रुपीस से बढ़ के 4 रुपीस हो गया। अब 4 रुपीस हो गया है तो क्वांटिटी बढ़ के क्या हो गई? आपकी 10 हो गई, है ना। यहाँ प्राइस आपका इंक्रीज हुआ तो सप्लाई भी आपकी इंक्रीज हो गई। ठीक, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सप्लाई में क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है, विस्तार हो रहा है। इसे एक डायग्राम के द्वारा और समझ लीजिए। ओ एक्स अक्ष पर आपकी क्वांटिटी दी हुई है और ओ वाई एक्सिस पर आपका प्राइस शो हो रहा है। जब प्राइस आपका 2 रुपीस था तो आपकी यूनिट कितनी थी? 5 थी, और 4 रुपीस होने पर क्वांटिटी बढ़ के कितनी हो गई आपकी? तो इस प्रकार जो सप्लाई कर्व है आपका बन रहा है, जो एसएस कर्व है आपका, वो कैसा है? अपवर्ड है, मतलब ऊपर चढ़ता हुआ है ना। जैसे जैसे प्राइस आपकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका सप्लाई कर्व भी बढ़ता जाएगा। अब हम देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। पूर्ति में संकुचन कैसे होता है। इन केस ऑफ डिक्लाइन इन प्राइस, डाउनवर्ड movement of the supply curve of the seller shows contraction in supply। तो जब हम देखते हैं कि जो प्राइस डिक्लाइन होती है या प्राइस आपकी डिक्रीज होती है या प्राइस आपकी घट जाती है तो सप्लाई भी कैसी होती है? डिक्रीज हो जाती है, वो भी घट जाती है। अब जब आपकी सप्लाई घटेगी तो आपका जो मूवमेंट होगा, सप्लाई कर्व का जो मूवमेंट होगा वो कैसे होगा? वो डाउन होगा, वो नीचे की तरफ गिरता हुआ होगा, है ना, नीचे की तरफ गिरता हुआ होगा। इसे भी हम एक टेबल के द्वारा समझ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, अब प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी दी हुई है। प्राइस आपका 4 रुपीस है, प्राइस कितना है यहाँ पर? 4 रुपीस है, और आपकी सप्लाई कितनी हो रही है? 10 यूनिट्स में हो रही है। अब प्राइस यहाँ पर डाउन हो गए, गिर गए, है ना। अब प्राइस डाउन होके 2 रुपीस हो गया। अब 2 रुपीस होने पर आपकी सप्लाई कितनी हो रही है? 5 यूनिट्स हो रही है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि जैसे ही प्राइस क्या हुए? डिक्रीज हुए। प्राइस जैसे ही फॉल हुए तो सप्लाई भी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, फॉल हो गई, घट गई, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अब यहाँ पर डायग्राम से इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्राइस आपका 4 रुपीस था, तो यहाँ पर यूनिट कितनी थी तब? 10 थी, और प्राइस डाउन हुए थे 2 रुपीस होने पर यूनिट कितना हो गया आपका? कितनी क्वांटिटी में सप्लाई की जा रही है? 5 यूनिट में सप्लाई की जा रही है। मतलब प्राइस के डाउन होने से आपकी सप्लाई भी डाउन हो गई। तो अब आपका ये जो एसएस वक्र है या एसएस कर्व है वो कैसे हो गया? वो डाउन हो रहा है, वो नीचे की तरफ गिर रहा है।
अब हम दोनों चीज़ों को एक ही डायग्राम में समझ लेते हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर मान लीजिए प्राइस आपका पी दिया हुआ है। प्राइस कितना है आपका, यहाँ प्राइस पी दिया हुआ है और पी प्राइस होने पर आपकी क्वांटिटी कितनी है, क्यू है। मतलब एक सप्लायर पी प्राइस पर क्यू क्वांटिटी, मतलब आपका क्यू यूनिट की सप्लाई कर रहा है। अब देखा जा रहा है कि यहाँ पर प्राइस पी से बढ़कर P1 हो गया। प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, है ना। अब जब प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पहले सप्लाई कितनी हो रही थी, पहले क्वांटिटी कितनी थी आपकी, क्यू थी। अब क्यू से बढ़कर कितनी हो गई, Q1 हो गई, है ना, क्योंकि यहाँ प्राइस पी से बढ़कर P1 हो गया। अब जब प्राइस बढ़ा तो आपकी क्वांटिटी या जो सप्लाई है, जो कमोडिटी की सप्लाई की जा रही है, वो भी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एक्सपेंशन। ये आपकी वृद्धि हो गई, ये आपका ये आपका विस्तार हो गया, ठीक है, ये आपका एक्सपेंशन हो गया। यहाँ पर हमने देखा कि वस्तु की जो सप्लाई है, जो कमोडिटी की सप्लाई है, वो बढ़ाती गई है। तो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया, विस्तार हो गया। लेकिन अब वही हम देखेंगे कि अगर प्राइस आपका पी था और घटकर आपका प्राइस P2 हो जाता है, प्राइस घट गया। अब जब P2 होगा तो इससे क्या होगा, आपकी जो क्वांटिटी है वो भी घट जाएगी, Q से Q2 हो जाएगी। यहाँ पर आपका घट गया है ना। तो अब P2 प्राइस पर Q2 क्वांटिटी की सप्लाई की जा रही है। तो यहाँ पर आप जो देखेंगे, इतनी मात्रा में आपका कॉन्ट्रैक्शन हो गया, आपका सप्लाई की संकुचन हो गया। सप्लाई में क्या हो गया, संकुचन हो गया। तो पहले आप देख रहे थे कि आपका जो कर्व रेखा वो क्या हो रहा था, विस्तार में आपका यहाँ पर B से A पॉइंट पे जा रहा है, B से A पॉइंट पे जा रहा है। लेकिन जब प्राइस घट रहा है तो प्राइस है ना B पॉइंट पे था, तो घटकर कहाँ पर आ गया, C आ गया, नीचे हो गया, डाउन हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जब है ना विस्तार हो रहा था, एक्सपेंशन हो रहा था, तो B से A पॉइंट पे जा रहा था, और जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो B से C पॉइंट पर आ रहा है। तो हम इस डायग्राम को देख के कह सकते हैं कि कीमत के घटने से या कीमत के बढ़ने से विस्तार या फिर संकुचन होता है। In this manner, there is change only in the quantity supplied and not in supply in case of change in prices. Because the supply schedule and the supply curve of the seller remains कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या देखा, अभी हमने जो डायग्राम अभी देखा तो उसमें देखा था कि प्राइस में आपका चेंज आया। प्राइस में चेंज आने के कारण किस में चेंज आया, आपके सप्लाई की क्वांटिटी में भी चेंज आया, है ना। बट सप्लाई में नहीं आया, सप्लाई की क्वांटिटी में आया, पूर्ति की मात्रा में चेंज आया, पर पूर्ति में नहीं आया। क्यों, क्योंकि जो सेलर है, तो सेलर की जो टेबल होती है, जो शेड्यूल होती है, सप्लाई शेड्यूल होती है, तो उस शेड्यूल तथा वह उसका जो सप्लाई कर्व होता है वह क्या होता है, वही बना रहता है, सेम है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आया था। आप देख लीजिए फिर से इसको कि आपका जो डायग्राम बना हुआ है, तो सिर्फ क्या हुआ था, प्राइस यहाँ था तो प्राइस बढ़ने पर यहाँ पर आपका पहुँच गया और घटने पर यहाँ, मतलब एक ही डायग्राम पे आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ कैसा हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, शिफ्टिंग नहीं हो रही। यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। कब हो रहा है मूवमेंट, जब आपकी कीमत में यानी कि प्राइस में चेंज हो रहा है। तो प्राइस में चेंज होने से आपकी सप्लाई की क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, सप्लाई में चेंज नहीं हो रहा है। इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई, अभी हमने क्या देखा था कि अभी क्वांटिटी में चेंज आया था, अब हम देखेंगे कि सप्लाई में चेंज, है ना, चेंज इन सप्लाई। और जब चेंज इन सप्लाई होता तो हमने अभी पढ़ा हुआ था ना कि इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई, मतलब सप्लाई में चेंज होने में, पूर्ति में परिवर्तन होने से पूर्ति में वृद्धि होती है या पूर्ति में कमी होती है। तो इसे समझ लेते हैं। When the supply curve changes due to change in any other factor determining
supply while the price remaining constant. It is known as change in supply. Apart from price, there are many other factors which determine supply. तो अभी हमने क्या देखा था, प्राइस में परिवर्तन हुआ था, कीमत में परिवर्तन हुआ था, और कीमत में परिवर्तन होने से आपकी सप्लाई क्वांटिटी में चेंज आया था। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि आपकी कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, कीमत से यहाँ मतलब नहीं है। तो यहाँ किस चीज़ में चेंज हो रहा है, यहाँ चेंज आपका होगा मैनी अदर फैक्टर्स, है ना। किस में चेंज होगा, जो अन्य बातें होती हैं उन अन्य बातों में जब परिवर्तन होता है, मैनी अदर फैक्टर्स में जब चेंज आता है, उसके कारण सप्लाई में जब चेंज होगा तो उससे क्या कहा जाएगा, चेंज इन सप्लाई। और चेंज इन सप्लाई होने से क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई, मतलब पूर्ति में या तो वृद्धि होगी या पूर्ति में कमी होगी। तो किस तरीके से होगी उसे हम देख लेते हैं। Such as change in the technique of production, change in the price of factors of production, change in incomes of sellers, change in objective of sellers, increase in rate of taxes, etc. तो देखिए अभी जब प्राइस में ना परिवर्तन हो रहा था वो देखा, लेकिन अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि अदर फैक्टर्स में चेंज होगा। अदर फैक्टर कौन कौन से अदर फैक्टर होंगे, जैसे तकनीकी में परिवर्तन हो जाए, है ना, जो उत्पादन की तकनीक होती है, या टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन होगा, जो उत्पादन करने की न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए, है ना, तो उससे क्या होगा। अभी आपने पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर तकनीकी या टेक्नोलॉजी चेंजिंग आ जाती है तो उससे प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ जाता है ना, उससे सप्लाई भी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी। यहाँ प्राइस से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर अदर फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हो गया, मतलब तकनीकी परिवर्तन होगा तो उसके कारण भी सप्लाई में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। अच्छी टेक्निक आ जाएगी, नई टेक्निक आ जाएगी तो पूर्ति बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ने पर क्या होगा, वह इंक्रीज हो जाएगा। चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यदि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो उत्पत्ति के साधन हैं या उत्पादन के जो साधन हैं उनके प्राइस में परिवर्तन हो जाए, है ना, उनके प्राइस में परिवर्तन मतलब उनकी कीमत में चेंजिंग आ जाए, या तो कीमत बढ़ जाएगी कीमत। यदि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कीमत बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा, लोगों को प्रॉफिट कम होने लगेगा, जो सप्लायर होंगे उनको प्रॉफिट कम होगा तो उससे वो सप्लाई कम कर देंगे, ठीक। तो इससे ना आपकी इंक्रीज सप्लाई हो जाएगी। लेकिन यदि प्राइस आपके क्या हो जाए, घट जाते हैं, है ना, तो उससे क्या होगा, उससे प्राइस के घटने से सप्लायर सप्लाई ज़्यादा करेगा, क्योंकि उनकी जो कॉस्ट होगी वो कम आएगी, उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो वो सप्लाई ज़्यादा करेंगे। तो इस तरीके से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो प्राइजेज होती हैं वो भी इफेक्ट डालती हैं, वो अफेक्ट करेंगी किसको, सप्लाई को। चेंज इन इनकम ऑफ सेलर्स, यदि सेलर्स की इनकम में भी चेंज हो जाए, उसकी आय में परिवर्तन हो जाए तो उससे भी क्या होगा, सप्लाई में चेंज होगा। चेंज इन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलर्स, जो सेलर्स होंगे, जो विक्रेता होंगे, अगर उनके ऑब्जेक्ट में मतलब उनके उद्देश्य में, उनके मोटिव में, उनके गोल में परिवर्तन हो जाए, उन चेंज हो जाए तो भी सप्लाई प्रभावित होगी। इंक्रीज इन रेट ऑफ टैक्सेस, यदि टैक्स में कोई कमी हो या वृद्धि हो, मतलब उसमें कोई चेंज हो जाए तो सप्लाई में भी चेंज होगी। ये अदर फैक्टर्स हैं। अभी इसके पहले हमने जो देखा था, कीमत के कारण पूर्ति में बदलाव हो रहा था, पूर्ति में चेंज हो रही थी, सप्लाई में चेंज हो रहा था। लेकिन यहाँ पर कीमत ना तो घट रही है ना बढ़ रही है, वो नहीं देख रहे, कीमत को साइड में कर दिया। अब यहाँ पर हम अदर फैक्टर्स को देख रहे हैं कि अदर फैक्टर के कारण सप्लाई में किस तरीके से चेंज आ रहा है। Any one of these factors results into change in supply. There are two types of change in supply. नंबर 1 इंक्रीज इन सप्लाई और नंबर 2 है आपका डिक्रीज इन सप्लाई। तो यहाँ पर जो हम जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स के कारण सप्लाई में जो चेंज होने वाला है तो उसके कारण आपके चेंज इन सप्लाई के 2 टाइप्स हैं। इंक्रीज इन सप्लाई मतलब पूर्ति में वृद्धि, और डिक्रीज इन सप्लाई मतलब पूर्ति में कमी। अब इसको भी हम समझ लेते हैं।
The supply curve shifts towards the right in case of increased supply and the supply curve shifts towards the left in case of decrease in supply. In other words, in case of change in supply, there is change in the supply schedule and the supply curve of the seller. तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पूर्ति में वृद्धि या कमी क्या है। तो कीमत के स्थिर रहने पर प्राइस कैसा था आपका, अभी यहाँ पर प्राइस आपका स्थिर है या थोड़ा बहुत मात्रा में अगर चेंज भी हो रहा है तो पर यहाँ पर क्या प्रभावित करेगा, यहाँ पर हम उस किसके द्वारा देखेंगे, फैक्टर्स के द्वारा देखेंगे कि फैक्टर के द्वारा आपके जो अदर फैक्टर हैं वो सप्लाई को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पूर्ति में वृद्धि होने पर यदि आपकी सप्लाई है जो यदि उसमें वह इंक्रीज हो जाए, सप्लाई कैसी हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो जो सप्लाई कर्व होगा वो क्या हो जाएगा, सप्लाई कर्व आपका दाएं को खिसक जाएगा, है ना। मतलब आप जब शिफ्ट होएगा तो वो कैसे शिफ्ट हो जाएगा, वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, है ना। और यदि आपका जो डिक्रीज इन सप्लाई हो जाए, सप्लाई में क्या हो जाए, कमी हो जाए आपकी, तो क्या होगा आपका कर्व, सप्लाई कर्व जो होगा वो कैसे शिफ्ट होगा, वो लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जाएगा, मूवमेंट नहीं करेगा। मूवमेंट कहाँ पर करता है, मूवमेंट करेगा आपका क्वांटिटी सप्लाई वाले में, और चेंज इन सप्लाई में आपका क्या होगा, शिफ्ट होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम देखेंगे डिक्रीज होने पर लेफ्ट साइड और इंक्रीज होने पर राइट साइड आपका जो कर्व है वह शिफ्ट हो जाएगा। अदर वर्ड्स में अगर कहें, हम दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इन केस ऑफ चेंज इन सप्लाई देयर इज चेंज इन द सप्लाई शेड्यूल एंड द सप्लाई कर्व ऑफ द सेलर। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पूर्ति में परिवर्तन होने पर, जो आपकी जो सप्लाई है उसमें चेंज होने पर जो सेलर है, तो सेलर की जो सप्लाई शेड्यूल है और सप्लाई कर्व है तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, मतलब सप्लाई शेड्यूल में और सप्लाई कर्व में चेंज हो जाएगा। कब चेंज हो जाएगा, जब हम क्या पढ़ेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज, वहाँ पर शिफ्ट होता है। लेकिन वहीं जब हमने एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन पढ़ा था तो वहाँ पर मूवमेंट करता है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूवमेंट करता है। चलिए अब इसे एक टेबल से समझ लेते हैं। इंक्रीज इन सप्लाई, प्राइस दिए हैं इन रुपीस में और क्वांटिटी आपकी दी हुई है। यहाँ पर दो कंडीशन दी हुई है, कंडीशन ए, कंडीशन बी। कंडीशन ए में आप देखेंगे कि सेम प्राइस है। कैसा प्राइस है, सेम प्राइस में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है, कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। और दूसरी कंडीशन है आपकी लो प्राइस की। ठीक है, तो उससे क्वांटिटी में क्या अफेक्ट पड़ रहा है, कैसे वो प्रभावित हो रहा है, किस तरीके का उसमें चेंजिंग आ रही है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो एक कंडीशन देख लेते हैं जिसमें सेम प्राइस है, प्राइस आपकी 4 रुपीज़ है और आपकी कितनी क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है, तब 6 यूनिट सप्लाई की जा रही है। 4 रुपीज़ में 6 यूनिट को सप्लाई किया जा रहा है। अब प्राइस में परिवर्तन नहीं हुआ है, प्राइस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, वही 4 रुपीज़ है। लेकिन क्वांटिटी बढ़ के क्या हो गई, जो सप्लाई हो रही है तो कितनी यूनिट हो गई, अब 1 है ना। तो यहाँ पर क्वांटिटी कैसी हो गई, बढ़ गई, है ना। जो सप्लाई हो गई वो एक्सेस हो गई, अधिक हो गई। क्यों हो गई, क्या रीजन है कि भाई प्राइस नहीं बढ़ा और प्राइस ना बढ़ने के कारण भी आपकी जो क्वांटिटी है, जो सप्लाई है वो बढ़ गई। ऐसा क्या रीजन हो गया, कीमत में तो कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। परिवर्तन कहाँ पर हुआ, उन अदर फैक्टर्स में जो अभी हमने देखे थे, है ना। टेक्निकल टैक्सेस या फिर ना सप्लायर होता है या जो सेलर होता है उसके जो गोल्स हुआ करते हैं, यदि उन सब में परिवर्तन हो जाए तो उससे क्या होता है, सप्लाई में भी परिवर्तन हो सकता है या हो जाता है। अब बी कंडीशन में देखेंगे तो बी कंडीशन में लो प्राइस दिया हुआ है आपका, मतलब आपका बता रहा है कि कम प्राइस हो रहा है फिर भी सप्लाई कैसी है, सेम है। मतलब प्राइस घट गया, यहाँ पर प्राइस के घटने पर भी सप्लाई सेम है, सप्लाई में कोई परिवर्तन नहीं आता। जबकि हमने क्या पढ़ा है, सप्लाई के लाभ सप्लाई में क्या पढ़ा कि प्राइस अगर घटेगा तो सप्लाई भी घट जाएगी, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो 4 रुपीज़ होने पर आपका
कितनी ना यूनिट से ना सप्लाई की जा रही है, 6 यूनिट को सप्लाई किया जा रहा है, ठीक। और यहाँ पर प्राइस घट के 3 हो गया, तब भी आपकी सप्लाई कितनी हो रही है, 6 यूनिट्स में हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर वो अदर फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये इंक्रीज इन सप्लाई को शो कर रहा है। इसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ओ एक्स एक्सिस पर आपका क्वांटिटी दिया हुआ है और ओ वाई पर आपका प्राइस को शो किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर आपका इंक्रीज इन सप्लाई है ना। मतलब क्या होगी, पूर्ति में आपकी वृद्धि होगी, पूर्ति में होगी, है ना। इस टेबल को आपको माइंड में रखना है और इसी टेबल के बेस पर हम इस डायग्राम को समझेंगे। यहाँ पर आपकी जो प्राइस है वो पी और क्वांटिटी आपकी क्यू शो हो रही है ना। आपकी जब है ना प्राइस आपका पी था तो आपकी जो क्यू मात्रा या क्यू यूनिट्स को सप्लाई किया जा रहा था। अब प्राइस क्या हो गया, प्राइस आपका अभी आपने देखा था टेबल में, प्राइस आपका सेम है, प्राइस में परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। प्राइस में परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन सप्लाई में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। प्राइस में परिवर्तन नहीं हो रहा, बस सप्लाई में परिवर्तन हो रहा है। प्राइस वही है पी, पर क्वांटिटी बढ़ के Q1 हो गई, है ना। क्वांटिटी बढ़ के क्या हो गई, आपकी Q1 हो गई। पहले प्राइस आपका पी था तो क्वांटिटी आपकी क्यू थी। अब आपकी प्राइस वही है, सेम है, प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं है, पर आपकी क्वांटिटी बढ़ गई है, ठीक है। तो ये मात्रा इतनी बढ़ गई है और इसका रीजन क्या है, वही अदर फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब है ना सेकेंड कंडीशन क्या था आपका, सेकेंड में था कि लो प्राइस, प्राइस घट रहा है, प्राइस आपका क्या हो रहा है, 4 से 3 रुपीस हो रहा है, पर आपकी सप्लाई कैसी है, सेम है, सप्लाई में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अब आपकी प्राइस है ना पी थी तो पी से P1 हो गई, मतलब प्राइस कैसी हो गई है, प्राइस घट गई है। अब घटने से क्या हो रहा है, क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं, पहले भी पी जब थी तो क्यू क्वांटिटी थी आपकी, है ना, क्यू क्वांटिटी थी। अब घटने के बाद आपका जो प्राइस है वो घट गया, P1 हो गया, तो P1 होने के बाद भी आपकी क्वांटिटी में चेंज नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एस आपका फर्स्ट वक्र था, है ना, या कर्व था, तो जो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, ये शिफ्ट हो गया, क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, और S1 कर्व हमको प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये आपका शिफ्ट हो गया है। अब हम देख लेते हैं डिक्रीज इन सप्लाई, प्राइस इन रुपीस और क्वांटिटी दी हुई है। यहाँ पर भी दो कंडीशन आपकी दी हुई है, ए कंडीशन और बी कंडीशन। ए कंडीशन में आपका दिया है सेम प्राइस, मतलब ए कंडीशन में आपकी प्राइस में कोई भी परिवर्तन या कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी सप्लाई में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब 4 रुपीस होने पर 6 यूनिट सप्लाई की जा रही थी, अब प्राइस वही है 4 रुपीस, पर यहाँ पर आपकी जो सप्लाई है वो घट गई, कितनी हो गई, 4 यूनिट हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ने तो ना किसी प्रकार का प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, फिर भी आपकी सप्लाई में क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि अदर फैक्टर्स जो हैं, या तो हो सकता है कि आपकी मशीनें घिस गई हों, या हो सकता है आपके टैक्स बढ़ गए हों, या हो सकता है जो सप्लायर हो उसका गोल्स चेंज हो गया हो, उसकी इनकम में चेंज आ गया हो, है ना। तो इस तरीके के जब उसके अदर फैक्टर्स में चेंज आएगा तो हम देखेंगे सप्लाई भी यहाँ पर प्रभावित होगी या कम हो जाएगी, है ना। तो अब सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन में हम देख रहे हैं 3 रुपीस होने पर जो सप्लाई थी, जो क्वांटिटी थी वो 6 यूनिट थी, ठीक है। और अब प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, प्राइस बढ़ के कितना हो गया, 4 रुपीस हो गया। 4 रुपीस पर भी आपकी जो सप्लाई है वो सेम कंडीशन में है, सब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अदर फैक्टर्स इसको प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। इसे हम एक डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। डिक्रीज इन सप्लाई, ओ एक्स पर आपका क्वांटिटी और ओ वाई पर आपका प्राइस दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपकी प्राइस कितनी है, पी दी हुई है। अब पी प्राइस होने पर आप क्या देख रहे थे, क्वांटिटी कितनी है आपकी, क्यू, है ना, ओ क्यू मात्रा का क्या किया जा रहा है, सप्लाई की जा रही है। तो ठीक है, तो
P आपकी जब प्राइस है तो Q क्वांटिटी की सप्लाई की जा रही है। तो यहाँ पर M बिंदु पर आप देखेंगे कि SS कर्व हमको मिल रहा है, SS रेखा हमको प्राप्त हो रही है। ये आपका दिखाई दिया जा रहा है कि ये आपकी SS कर्व है। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि प्राइस बढ़ गया। प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, P से बढ़कर P1 हो गया। ठीक, अब प्राइस बढ़ने से क्या होना चाहिए, सप्लाई भी बढ़नी चाहिए, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। प्राइस तो बढ़ गया पर आप देखेंगे कि आपकी P पर Q था तो P1 पर भी Q ही, यानी कि क्वांटिटी है जो सप्लाई है वह Q यूनिट्स ही है, Q मात्रा ही है। तो प्राइस के बढ़ने पर भी आपकी क्वांटिटी में परिवर्तन नहीं हुआ है। अब दूसरा कंडीशन जो देखा था अभी हमने जो टेबल में, तो वो क्या था, प्राइस आपका ये है, प्राइस में Q आपकी क्वांटिटी है। अब प्राइस आपका वही है लेकिन क्वांटिटी घट गई। क्वांटिटी कैसी हो गई, यहाँ पर घट के Q से Q1 हो गई, है ना, Q से Q1 हो गई। क्यों हो गई, वो अदर फैक्टर्स के कारण, है ना। तो यहाँ पर हमको सप्लाई कर्व M1 पे मिल रहा है और M2 पे काट रहा है जो SS1 है। तो आपका यहाँ देख सकते हैं कि डिक्रीज इन सप्लाई को समझ सकते। चलिए अब इसे हम एक डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। OX पर आपकी क्वांटिटी दी गई है और OY पर आपका प्राइस को शो किया जा रहा है। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई, है ना, पूर्ति में वृद्धि एवं पूर्ति में कमी, इन दोनों चीजों को इस डायग्राम में हम एक साथ समझेंगे। तो यदि किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस है उसमें कोई चेंज ना हो, ठीक है, किसी भी गुड्स की कमोडिटी की प्राइस में कोई चेंज ना हो, लेकिन अदर फैक्टर्स में चेंज हो और उसके कारण सप्लाई जब चेंज होती है तो उससे क्या होता है, उससे हमने देखा था कि सप्लाई जो होती है इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, है ना, पूर्ति में या तो वृद्धि होगी या पूर्ति में कमी होगी, ये दोनों ही कंडीशन होंगी। तो ये कंडीशन कैसे होगी, चलो इसे समझ लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपका प्राइस दिया हुआ है P, तो प्राइस P होने पर क्वांटिटी कितनी है आपकी, कितनी मात्रा में ना सप्लाई की जा रही है, Q यूनिट्स को सप्लाई किया जा रहा है। P प्राइस होने पर Q को सप्लाई किया जा रहा है ना, तो OP होने पर OQ है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन क्वांटिटी आपकी बढ़ गई है। क्वांटिटी बढ़ के Q से Q2 हो गई है, Q से कितनी हो गई, Q2 हो गई है। तो हमें क्या मिल रहा है, C पॉइंट्स पर हमको SS कर्व मिल रहा है। पहले आपका क्या कर्व था, A पॉइंट पे आपने देखा था SS कर्व था जब आपका प्राइस P और क्वांटिटी Q थी। ठीक, अब यहाँ पर प्राइस में तो परिवर्तन नहीं हुआ, प्राइस वही है आपका, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी आपकी चेंज हो गई है, क्वांटिटी बढ़ गई है। तो बढ़ने से क्या हुआ, हमको SS1 कर्व मिला जो C पॉइंट्स पे हमको मिल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, Q से Q2 आपका सप्लाई इंक्रीज हो गई है। सप्लाई क्या हो गई, यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि जब सप्लाई इंक्रीज होगी, ठीक है, तो हमारा जो सप्लाई कर्व होगा वो क्या हो जाएगा, वो राइट साइड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। राइट साइड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन यदि सप्लाई डिक्रीज होती है तो आपका जो एस कर्व होगा, सॉरी SS कर्व से SS2 कर्व जो होगा वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। इसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्राइस आपका क्या है, प्राइस P था, Q क्वांटिटी थी। अब है ना, प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपकी क्वांटिटी घट गई, कम हो गई, है ना, Q से Q1 हो गई। तो आपको B बिंदु पर SS2 कर्व मिल रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि आपकी जो सप्लाई है वो घट गई है, कम हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ठीक, तो यहाँ पर आपका जब डिक्रीज इन सप्लाई होगा तो उसमें जो आपका कर्व होगा वो क्या होगा, वो आपका कर्व सप्लाई कर्व जो होगा वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा।
अभी तक हमने जो कुछ भी देखा तो अब हम उसको एक चार्ट के द्वारा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि जो सप्लाई होती है, सप्लाई में चेंज कैसे होता है, 2 रीजन से होता है। आपने फर्स्ट में पढ़ा था ना अभी कि सप्लाई में 2 रीजन से क्या क्या रीजन था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड्स एंड चेंज इन सप्लाई। तो सबसे पहले चेंज इन क्वांटिटी डिमांड्स को देख लेते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा जब आपकी पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होगा। तो आपने क्या देखा था कि जो सप्लाई कर्व होता है वो क्या होता है, मूवमेंट करता है। ये मायने में रखना है आपको, ठीक है ना, कि जब आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा तो आपका जो सप्लाई कर्व होगा वो मूवमेंट करेगा, है ना। आपने देखा था एक ही जगह पर आपका जो कर्व था वह सिर्फ मूवमेंट कर रहा था। अब इसमें और क्या चीज़ देखा था कि क्यों होती है आपकी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में, आपका क्या क्या रीजन होता है, किसके कारण होता है, ऐसा कौन सा फैक्टर होता है। तो फैक्टर क्या था, प्राइस, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ओनली। तो सिर्फ कीमत में चेंज होने के कारण, प्राइस में चेंज होने के कारण इसमें चेंज आता है, ठीक है। तो क्या रीजन था, प्राइस के कारण, ठीक। अब प्राइस के कारण चेंज हो रहा है तो प्राइस के चेंज होने के कारण क्या क्या होगा, सप्लाई में क्या होगा। तो सप्लाई 2 प्रकार की होगी फिर, है ना। एक एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई होगा और दूसरा कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होगा। मतलब सप्लाई में आपका विस्तार होगा या फिर सप्लाई में संकुचन होगा। विस्तार या एक्सपेंशन कब होगा, जब आपकी प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी है ना आपकी क्या हो जाएगी, एक्सपेंशन हो जाएगी। लेकिन जब आपकी प्राइस डिक्रीज होगी तो कंट्रैक्शन हो जाएगा, जो सप्लाई होगी वो कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब इसमें हमने एक चीज़ और देखा था कि जो आपका सप्लाई कर्व होता है वो है ना, सप्लाई कर्व में नो चेंज इन ओरिजिनल सप्लाई कर्व है। जो आपका सप्लाई कर्व होता है उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। अब सेकंड क्या था आपका, सेकंड था चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई में आपने क्या देखा था कि शिफ्टिंग ऑफ द सप्लाई कर्व। चेंज इन द सप्लाई में आपने देखा, चेंज इन सप्लाई में आपने देखा था शिफ्टिंग ऑफ द सप्लाई कर्व। और क्वांटिटी वाले में क्या देखा था, मूवमेंट हो रहा था, जो सप्लाई कर्व था वो मूवमेंट कर रहा था। और आपका चेंज इन सप्लाई होगा तब क्या होगा, वहाँ पर शिफ्टिंग होगी, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा, है ना। और क्या देखा था कि यह प्राइस के कारण है ना, चेंज प्राइस से इफेक्ट नहीं होता, है ना, इसे प्राइस से प्रभावित नहीं होता, बल्कि किससे प्रभावित होता है, ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस। प्राइस के अपेक्षा यह अदर फैक्टर से चेंज होता है, अन्य घटकों के कारण इसमें परिवर्तन होता है। जब अदर फैक्टर से ये ना चेंज होती है, जो सप्लाई होती है अदर फैक्टर से चेंज होती है, तो उसमें भी आपका देखा होगा। तो फिर क्या होता होगा, तब आपका देखा था कि इंक्रीज इन सप्लाई, मतलब सप्लाई में या तो वृद्धि होगी या डिक्रीज इन सप्लाई, या सप्लाई में आपकी कमी होगी, ठीक। अब इंक्रीज अगर होती है तो उसका क्या रीजन है, कैसे होगा, जो सप्लाई कर्व होगा वो कहाँ जाएगा, कैसे होगा। तो क्या देखा था उसमें हमने, शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व टुवर्ड्स राइट, है ना। तो जब इंक्रीज हो रहा था तो सप्लाई कर्व क्या हो रहा था, राइट साइड मूव, शिफ्ट हो रहा था, मूव नहीं कर रहा था, शिफ्ट हो रहा था, ठीक है ना। और यदि जब डिक्रीज हो रहा था तो उसमें क्या हो रहा था, शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व टुवर्ड्स लेफ्ट। कहाँ पर होगा, लेफ्ट साइड होता है, ठीक है ना। तो डिक्रीज में लेफ्ट साइड और इंक्रीज में राइट साइड आपका सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है। और जो आपका ओरिजिनल होता है, जो मौलिक सप्लाई वक्र होता है, उसमें क्या होता है, शिफ्टिंग इन ओरिजिनल सप्लाई कर्व है ना, उसमें क्या होता है, खिसकाव होता है, उसमें शिफ्ट होता है, ठीक है। इसमें शिफ्ट हुआ था और इसमें आपका मूवमेंट किया था, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी में मूवमेंट करेगा और चेंज इन सप्लाई में शिफ्ट करेगा, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।